हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप भी देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़रूरी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। लद्दाख में वहां के उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ टोटल कितने जिले हो गए हैं लद्दाख में? आंसर क्या होगा? टोटल 7 हो गए हैं। पहले से 2 थे और 5 और नए आ गए हैं। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर जोड़ दिए गए हैं लद्दाख में। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, वो हैं विनय कुमार सक्सेना। तो उन्होंने ही ये मंजूरी दी है अभी हाल ही में, और संख्या अब टोटल 7 हो गई है। तो नए जिले कौन कौन से हैं वो सब देख लेते हैं। नया जिला वो है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जगहों के नाम हैं, लेकिन उनको अब जिला घोषित कर दिया गया है। पहले से जो जिले थे सिर्फ 2 थे, कौन? लेह और करगिल। ठीक है, तो लेह जो है ना वो सबसे बड़ा था, यहां से पूरा इतना। अब क्या है, इन सब क्षेत्रों में अलग अलग वो नए जिले घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल वहां पर डिमांड काफी वक्त से थी। लद्दाख के निवासी डिमांड कर रहे थे कि जो सत्ता है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। ठीक है, चूंकि लद्दाख काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर लेह जो है वो वहाँ मतलब बहुत दूर दूर से लेह के हेडक्वार्टर में आना पड़ता था। बताइए, द्रास से दूर से पहुँचते थे लोग। वो डिमांड थी, तो सरकार ने अब डिमांड जो है मानी है। हालांकि डिमांड तो बहुत सारी थी, सोनम वांगचुक उसके चक्कर में वो जेल भी गए बेचारे। लेकिन उनमें से कुछ डिमांड सरकार ने अब कहा है कि चलो हम मान रहे हैं। ठीक है, तो नए जिले की वजह से क्या होगा, अब वहाँ जो अ, सत्ता है वो डिसेंट्रलाइज एक तरह से होगी। जिला मुख्यालय जाना है तो नज़दीक के अब मुख्यालय में ही वहाँ जा सकेंगे, बहुत सारे काम हो सकेंगे गवर्नमेंट से संबंधित। ठीक है, प्रशासनिक कामकाज भी बेहतर हो सकेगा। छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बहुत सारी सुविधाएं जो ना और बेहतर ढंग से वो हो पाएंगी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात। अब लद्दाख की थोड़ी चर्चा और कर ले। लद्दाख को जो है ना वो जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था। पहले पूरा राज्य था जम्मू कश्मीर, तो उसको 2 हिस्से में बांटा गया। एक लद्दाख बन गया और दूसरा यहाँ वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर। और इन दोनों को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो उसी दिन संविधान के अनुच्छेद 370 में काफ़ी फेरबदल किए गए थे, एक तरह से निरस्त कर दिया गया था, हालांकि पूरी तरह से नहीं लेकिन फिर भी। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट या कहें ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताएं, जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक लॉन्चिंग के लिए भेजा गया है। लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से। आंसर क्या होगा इसमें से? विक्रम 1। ठीक है, विक्रम 1 का नाम आपने कई बार सुना होगा, एक आध बार लॉन्चिंग भी की गई थी। अब जो है ना, इससे पहले जो भी थे वो प्रयोग हो रहे थे, टेस्टिंग हो रही थी। अब फाइनली उसके जरिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, और स्काई रूट एरोस्पेस उसी कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, और निजी तौर पर भारत में निर्मित किया हुआ पहला ये रॉकेट है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के जो विक्रम 1 रॉकेट है उसके फ्लाइट हार्डवेयर को हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ के लिए रवाना किया। ओके, तो जल्द ही ये रवाना होगा। उम्मीद ये है कि जून 2026 में इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कराया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस है ना, उसके सीईओ हैं पवन कुमार चांदना। उनका कहना है कि मई तक ये रॉकेट जो है ना वो पूरी तरह से पहुंच जाएगा, कई हिस्सों में पहुंच रहा है वो, और उसके बाद फिर जून में उसके जो है ना वो लॉन्चिंग की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले इस रॉकेट ने जो है ना इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल टेस्ट यानी आईईटी उसका फेज 3 पूरा कर लिया था। बहुत कठिन माना जाता है उसको। उसमें सभी सिस्टम, ग्राउंड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेस है उन सबको एक साथ चला कर देखा जाता है। तो ये बेहतर ढंग से काम कर रहा है। ओके, विक्रम 1 के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। एक छोटा लॉन्च व्हीकल है यानी रॉकेट है,
और 480 किलोग्राम तक के पेलोड को जो है ना वो ले जा सकता है अंतरिक्ष में आसानी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, और इससे छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं, और इसका नाम जो रखा गया वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। किस टाइप का है ये? तो ठोस है, ठोस ईंधन पर आधारित है। ओके, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। मिनटों में ये अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ें हैं वो देखा आपने। वैसे तो ये 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है, लेकिन बताया जा रहा है कि 480 किलोग्राम तक को भी ये ले जा सकता है। ओके, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपने समझा। ओके, तो ये मील का पत्थर होगा। इसमें इंजन का नाम जो है रमन 1 कलाम 100 सीरीज के इंजन इसमें लगे हुए हैं। ओके, और इसके बारे में अगर बात करें तो 2020 में स्काईरूट का गठन हुआ था कंपनी का, और इसरो से ही दो वैज्ञानिक जो है वो निकले थे, और उन्होंने इस कंपनी का गठन किया था। 2021 में कलाम 100 रॉकेट इंजन उसका सफल परीक्षण किया गया था। 2022 में विक्रम एस की सफल उड़ान हुई थी, और भविष्य में अब ये है कि विक्रम 1 जो है ना वो आगामी कक्षा की उड़ान और वाणिज्यिक जो लॉन्च है ना, कॉमर्शियल लॉन्चिंग, उसके लिए वो तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर का आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 25 अप्रैल को वहाँ के जो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर, उन्होंने विजयवाड़ा में आयोजित एक बड़े समारोह में लीसा गिल को शपथ दिलाई है चीफ जस्टिस की, आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसकी। ठीक है, और इस दौरान एन चंद्रबाबू नायडू भी तो वहाँ पर थे। तो देख रहे हैं आप, फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। लीसा गिल नाम है उनका, और वो आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ओके, तो इससे पहले वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। उनके पिता भी हरफुल सिंह बड़ार, वो पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आंध्र प्रदेश उस हाई कोर्ट की, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय वनस्पति विज्ञान रिसर्चर को WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उसका राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर क्या होगा? डॉक्टर एन अलीम यूसुफ। ठीक है, या कहें एन अलीम यूसुफ, ये नाम है उनका। केरल के कोझिकोड के वो रहने वाले हैं, और वहीं पर जो एक इंस्टीट्यूट है मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस MBGIPS, तो उसके वो वहाँ पर वो रिसर्चर हैं। और क्यों इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है? तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब उसका इस्तेमाल करके एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिससे केरल में 100 आक्रामक पौधों प्रजातियों की पहचान की गई। उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब वो कई सारी प्रजातियां होती हैं ना पौधों की, आक्रामक होती है, उससे उसकी पहचान हो सकती है और उसको फिर हटा सकते हैं आप। इस अभिनव प्रयोग के लिए उनको, इस रिसर्च के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इस ऐप का नाम उन्होंने रखा है नियोफाइट आईडी। ठीक है, नियोफाइट आईडी। तो ये अवार्ड है WWF ये अवार्ड, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फिर से ऑफर आया हुआ है, फ्लैश सेल है, शायद आज ही ये समाप्त हो जाएगा। बेसिक मेंबरशिप और ISPCS जो करंट फोर्स की तैयारी के लिए बेहतरीन है, इसके ज़रिए PDF वीडियो मॉक टेस्ट ये सब मिल जाता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, मतलब करंट फोर्स की तैयारी शानदार हो सकती है। तो अभी 1-2 दिन के लिए फिर से छूट ऑन मतलब चालू हुई है, तो किसी वक्त ये समाप्त हो जाएगा, तो आज ही शायद, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत मामूली से प्राइसेस पर। 1 साल तक की वैलिडिटी होती है उसकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य रह चुके
गुरबख्श सिंह का निधन हो गया 24 अप्रैल 2026 को। तो वो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा हॉकी। हॉकी से जुड़े थे वो, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे और उनका निधन हो गया। पंजाब में जीरकपुर है, वहाँ पर हार्ट अटैक आ गया उनको। तो वो जो है ना 1968 में जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक में जो भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टीम के वो सदस्य थे। ठीक है। और उन्होंने अपने भाई बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था उस दौरान। ओके। अच्छा हाँ, वो मुंबई हॉकी संघ के मानद सचिव भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, और ये इस बार जो था ना वो थे 25 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? पशु चिकित्सा, भोजन और स्वास्थ्य के रक्षक। ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस फिर से राज्यसभा में पेश किया है? आपको पता होगा कि पिछली बार जो पेश किया गया था नोटिस, उसको खारिज कर दिया था सभापति ने, राज्यसभा के यानी उपराष्ट्रपति ऑफिस ने, कुछ टेक्निकल बातें कह के। लेकिन अब उसको फिर से ये नोटिस दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324 उसका 5वां हिस्सा, उसके तहत है ये। अच्छा, उसी में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन सबको हटाने की प्रक्रिया है। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाने की ये प्रक्रिया है। ठीक है। तो पहला नोटिस खारिज होने के बाद अपोजिशन एमपीज ने ये फिर से नोटिस दिया है, राज्यसभा में नोटिस दिया है। ओके। तो ये रहा फोटोग्राफ उनका। दरअसल क्या है ना, जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। एक तो पहले जान लीजिए कि क्यों नोटिस दिया है। तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का कामकाज जो है पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण के तहत है, और इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में देश के नाम संदेश जारी किया, और वो बंगाल चुनाव के दौरान जारी किया, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू था, बिना परमिशन के किया गया। और ये इस मामले पर कोई भी कार्रवाई भी नहीं की गई प्रधानमंत्री के खिलाफ। और भी कई सारे आरोप इसमें लगाए गए हैं, तो इसी वजह से ये है। अब सवाल होगा कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) उसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना का जिक्र है और हटाने का भी जिक्र है। तो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है ना बीपीएससी में आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है, यूपीएससी सीडीएस में भी आ चुका है एग्जामिनेशन में इसी बार के। ठीक है। तो प्रक्रिया ये है कि संसद में प्रस्ताव लाया जाता है और पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस जो है ना उसमें एक खास मतलब संख्या होनी चाहिए आवश्यक, मतलब जैसे 100 सांसदों का समर्थन, और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, और विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, मतलब कम से कम 2/3 बहुमत से ये पास हो तभी हटाया जा सकता है। तो अब आप कहेंगे 2/3 बहुमत तो विपक्ष के पास है नहीं, तो क्यों हटाया जा रहा है? इससे क्या होगा ना कि जो चर्चाएं होंगी वहां पर संसद में, दोनों सदनों में, तो इसकी वजह से क्या है ना, सब रिकॉर्ड में आएगा। इनके बारे में जो पक्ष और विपक्ष कहेंगे, बहुत सारे आरोप लगाएंगे, बहुत सारे तथ्य पेश करेंगे, वो सब पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा, इतिहास बन जाएगा ज्ञानेश कुमार के बारे में। ठीक है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बहुत कठिन प्रक्रिया है। ठीक है। वही 2/3 बहुमत होना चाहिए। ओके, पहले नोटिस जाएगा, फिर नोटिस स्वीकार होगा, फिर बहस होगी, फिर मतदान होगा, उसमें 2/3। लेकिन बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनको हटाने की प्रक्रिया अलग है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश होनी आवश्यक है, सरकार सीधे नहीं हटा सकती। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में 8.4 लाख लोगों की मौत
उन स्वास्थ्य समस्याओं से हो जाती है या उसके कारण होती है जिसका सीधा संबंध कार्यस्थल पर तनाव और खराब मानसिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल जो रिस्क है उससे जुड़ा हुआ है। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? रिपोर्ट आपके सामने है, ये वाली रिपोर्ट का नाम है द साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पाथवे फॉर एक्शन। इस रिपोर्ट में ही ये बताया गया है ILO के द्वारा यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि कार्यस्थल पर यानी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर खतरनाक स्थिति है। इस रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है कि हर साल दुनिया भर में 8,40,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है उन स्वास्थ्य समस्या हेल्थ प्रॉब्लम से जिसका सीधा संबंध कार्यस्थल के मानसिक और सामाजिक दबाव से है। ठीक है, तो ये काफी डिटेल रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि मानसिक जो माहौल है वहां पर कार्यस्थल पर वो केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य संकट अब बन चुका है। ठीक है, टॉक्सिक वहां का जो वर्क प्लेस हो गया है कई जगहों का, जैसे काम के बहुत अधिक घंटे। ठीक है, इसके अलावा नौकरी की असुरक्षा बहुत ज़्यादा पैदा कर देना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न यानी हरासमेंट, काम का असंतुलन है बहुत ज़्यादा, कम नियंत्रण और अधिक दबाव है वहाँ पर। और इन कारणों से क्या होता है? हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मानसिक बीमारियाँ, मतलब आत्महत्या के विचार, इस मतलब बहुत सारी गंभीर समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। तो चौंकाने वाले जो है वो आंकड़े इसमें भी बताए गए हैं बहुत सारे, जैसे 35% जो कर्मचारी हैं वो सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करते हैं। 23% लोग अपने कार्यस्थल में किसी न किसी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करते हैं। 18% जो है ना मानसिक उत्पीड़न के मामले देखे गए हैं, उससे भी ज्यादा। और हर साल 45 मिलियन जो है ना वो स्वस्थ जीवन वर्ष का नुकसान होता है और वैश्विक GDP का करीब 1.37% इन नुकसान की वजह से हो रहा है। क्यों ये इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आधुनिक जो कार्यस्थल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, अनिश्चितता है और बेहतर प्रदर्शन, हर समय बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव है। खासतौर पर ज़्यादा काम, ज़्यादा सफलता की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रही है इस दिक्कतों को। समाधान क्या है? तो रिपोर्ट में ही कहा गया है कि सरकारों और कंपनियों के लिए मतलब कुछ सुझाव हैं कि नीतिगत सुधार करें, जैसे जो वर्क प्लेस है वहाँ यानी कार्यस्थल है वहाँ पर घंटे निर्धारित करना और उसको बिल्कुल लागू करना। ठीक है, सख्ती से सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण वहाँ पर देना, मानसिक स्वास्थ्य की नीति बनाना, ये सब चीज़ों के बारे में कहा गया। अब आपके पूछेंगे कि भारत को लेकर क्या तथ्य इसमें दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, लेकिन भारत को लेकर बहुत मतलब सीधा डायरेक्ट नहीं कहा गया, ये पूरी ग्लोबली इस रिपोर्ट में है बात। लेकिन कई बार भारत को लेकर जो है ना वो ILO ने कहा हुआ है कि ये ओवरवर्कड देशों में है। ठीक है, ILO का कहना है कि भारत में औसत काम के घंटे 45 से 47 घंटे प्रति सप्ताह है और ये विकसित देशों से बहुत ज़्यादा है। मतलब कि लंबे जो काम होते हैं, लंबे घंटे हैं काम के, उसकी वजह से गंभीर समस्या हो सकती है। जैसे अभी पिछले दिनों देखने को मिला ना, नोएडा में बड़े पैमाने पर जो ना मजदूर लोग वो बाहर निकल गए, उन्होंने प्रदर्शन किया। क्यों किया? क्योंकि उनको मतलब 8,000, 9,000, 10,000 जैसा जी बयान आया उन मजदूरों का, उनसे 12-12 घंटे काम कराए जा रहे थे और नौकरी की असुरक्षा बहुत ज़्यादा थी, तो वो वेतन बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। ऐसी डिमांड जब हरियाणा में हुई तो वेतन बढ़ गया था। फिर नोएडा के मजदूरों ने, वहाँ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन सब ने डिमांड की थी और वो बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, जिससे पूरा देश ने उस चीज़ को देखा कि बहुत लंबे समय बाद मजदूरों ने कोई एक अभियान चलाया हो। हालांकि उसके बाद सरकार ने 2 नीतियां अपनाई, एक तो बहुत सख्ती की, प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार वगैरह किया, दूसरी बात है कि थोड़ी सी सैलरी वगैरह भी यूपी सरकार ने बढ़ाने की बात कही। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो चर्चा करनी थी, ज़रूरी थी, ये समझ लिया। खासतौर पर जो मेंस के एग्जामिनेशन है ना, किस भी एग्जाम मेंस का जो भी एग्जामिनेशन है
उन सब में ये थोड़ा डिटेल समझने के लिए ज़रूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के तौर पर इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस शहर और उसके देश में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया है? आंसर क्या होगा? बिश्केक। ये कहाँ पर है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ओके, तो मीटिंग कब हुई है? 28 अप्रैल को, आज ही हुई है। और इस मीटिंग में एससीओ सदस्य देशों के तमाम जो रक्षा मंत्री थे वो एक साथ वहां पर पहुंचे थे, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसके अलावा आतंकवाद विरोधी प्रयास, इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। भारत ने ये कहा है कि शांति होनी चाहिए, और युद्ध के माहौल में जो है ना वो खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की हालात हैं वो उस पर भी उन्होंने बातें कही हैं। तो इसमें जो है ना वो भू राजनीतिक जो तनाव हैं, इन सब चीज़ों पर मेनली ये चर्चा हुई वहाँ पर। ठीक है, इसका जो आउटकम निकलता है फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा बाद में। अब एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ जो है ना वो एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मैप से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे, हाँ एक तो ये देख लीजिए कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किर्गिस्तान में हो रहा है, पहले तो ये जान लीजिए। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, वहाँ पर हुआ है। किर्गिस्तान कहाँ पर है? तो ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ना, ये है किर्गिस्तान। ठीक है, ये जो कलरफुल है यहाँ पर कई देश वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन, मध्य एशियाई, और उसी में यहाँ पर ये किर्गिस्तान है। इसकी सीमा जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, इधर चाइना, इन सब से लगती है। ओके, अब बात करते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का भी मैप आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर देखिए ये जितने भी कलरफुल जो देश दिख रहे हैं ना, ये सब एससीओ के मेंबर्स हैं। ठीक है, जो ब्लिंक भी हो रहे हैं, और एक यहाँ बेलारूस भी है। एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये चीन और रूस के द्वारा स्थापित है। यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। और ये जो है ना एससीओ, वो शंघाई 5 का विस्तार है। शुरुआत में शंघाई 5 किया गया था 1996 में, पीपल्स मतलब चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच में, और फिर बाद में इसका विस्तार होता चला गया, और प्रभावशाली एक सुरक्षा ब्लॉक के तौर पर इसको भी मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो है ना वो एससीओ के टोटल 10 मेंबर्स हैं, 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो चाइना हो गया, ठीक है, दूसरा है रशिया आपका हो गया, फिर ये है कजाकिस्तान हो गया, ओके, फिर ये किर्गिस्तान है जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। अभी किर्गिस्तान ही अध्यक्षता कर रहा है एससीओ की। फिर ये ताजिकिस्तान है यहाँ पर, और ये देख रहे हैं उज्बेकिस्तान हो गया, ओके, फिर भारत हो गया, पाकिस्तान है, ईरान है, और यहाँ पर ये बेलारूस है। तो इतने जो 10 देश देख रहे हैं ये सारे के सारे मेंबर हैं। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था, और 2023 में तो अध्यक्षता भी मिली थी भारत को। ठीक है, तो अभी जो अध्यक्षता है वो किर्गिस्तान के पास है। तो ये मैप के जरिए मतलब इस चीज को आप समझ लेंगे। ओके, इससे क्या है, देशों का जो लोकेशन है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अपडेट मैं कल दूंगा ताजा तरीन। ओके, और अभी छूट चल रही है 1-2 दिन, आज शायद आज ही तक के लिए है, लाभ उठा सकते हैं आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।